नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक स्त्री की कहानी है जिसके लिए अपना परिवार ही अपना संसार है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घर में रह के भी हमारे अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं, फिर भी ज़्यादा कोई डिमांड नहीं रखती। मेरी ये कहानी ऐसी ही महिलाओं को नमन करती है और उनके प्रति अपने आभार और प्यार को दर्शाती है। हम सबके घरों में ऐसी महिलाएं अवश्य मिलेंगी, कभी माँ के रूप में, कभी दादी, भाभी या दीदी के रूप में। बहुत से लोग उनका योगदान समझ ही नहीं पाते या फिर उसे जान के भी अनदेखा कर देते हैं। सब काम किया मिल जाए और हर चीज हाथ में मिले तो अच्छा तो लगता है, पर हम उनको करने वालों की कभी कद्र नहीं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी इस अपराजिता से। हाँ दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अपराजिता। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जल्दी से टिफिन दो, देर हो रही है। हाँ बेटा लाई, ये लो और ध्यान से जाना। अपराजिता, जिसकी दुनिया अपने 3 बच्चों, पति और सास ससुर में बसती है, राजस्थान के एक सुंदर शहर भीलवाड़ा में घर, पति की अच्छी नौकरी और क्या चाहिए अच्छे जीवन के लिए। बड़ा बेटा जतिन जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, बेटी जिया अभी 11वीं में है और तीसरा बेटा विभोर 10वीं में है। पति सुधांशु नौकरी में बड़े पद पर थे। सब अपने कामों के लिए अपराजिता पर ही डिपेंड थे। उसके होते किसी को कुछ भी नहीं करना पड़ता था और हर चीज हाथ में ही मिल जाती थी। उसके खाने के तो सभी दीवाने थे। सारी राजस्थानी डिशेज बनाने में वो पारंगत थी। सास फिर भी उसे ताने मारने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी, जबकि ससुर उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। देखने में अपराजिता जितनी खूबसूरत थी, सुधांशु भी बहुत ही हैंडसम था। बस फर्क इतना था कि अपराजिता को कभी खुद को संवारने का टाइम ही नहीं मिलता था, जबकि सुधांशु को जिम बिना किए नींद ही नहीं आती थी। वो बहुत ही फिट था और अपराजिता को कुछ नहीं समझता था। शादी के वक्त अपराजिता ने इंटर के एग्जाम दिए थे और अच्छा रिश्ता आने की वजह से उसकी माँ ने फटाफट उसकी शादी सुधांशु से करवा दी। उसके बाद तो वो पढ़ ही नहीं पाई। घर गृहस्थी के कर्मों से फुर्सत ही नहीं मिली और फिर एक के बाद एक 3 बच्चे। उसके लिए तो जवानी कभी आई ही नहीं। फिर भी वो अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। कोई बड़े सपने नहीं थे उसके, बस सुबह नहा धो करके पूजा करके सबके लिए नाश्ता तैयार करना और फिर सबके टिफिन लगा करके देना। फिर साफ सफाई और कपड़े करने के बाद टाइम कितना बचता था। हाँ, दोपहर में स्कूल से उसकी ननद की बेटी भी दोनों बच्चों के साथ घर ही आती थी। अपराजिता की ननद भी जॉब करती थी तो वो उसको शाम को ही लौटते वक्त ले जाती थी। जतिन और जिया के लिए अपने पापा ही हीरो थे, लेकिन विभोर तो अपनी माँ अपराजिता को जी जान से चाहता था। सितंबर का महीना जतिन का जन्मदिन आने वाला था। अपराजिता ने उससे पूछा, बेटा तू अपने सब दोस्तों को ले आना, मैं बहुत अच्छा खाना बना दूंगी। जतिन ने कहा, नहीं मम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स को बाहर ही पार्टी दूंगा। अपराजिता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। तभी सुधांशु वॉशरूम से सर पोंछता हुआ बाहर आता है और अपराजिता फौरन उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। सुधांशु ने कहा, क्या हुआ जतिन, सब ठीक तो है ना? जतिन ने कहा, कहाँ ठीक है पापा, बस थोड़े पैसे चाहिए अपने दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी जो देनी है। सुधांशु मुस्कुराता हुआ अपने वॉलेट से पैसे निकाल करके उसे दे देता है। सामने से देख रही दादी कहती हैं, अरे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, घर में ही बुला लेना, तेरी माँ बना देगी खाना। उफ,
अब इन्हें कौन समझाएगी मेरे दोस्त, जब मम्मी को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उन सब की मम्मियाँ तो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं और सब कितनी हाई फाई हैं। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। वो अपने पापा को देख के दादी को चुप कराने के लिए बोलता है, तो सुधांशु भी उसकी बात समझ के माँ को समझा देता है। सुधांशु ने कहा, अरे माँ, ये आजकल के बच्चे हैं, घर पे थोड़े पार्टी करते हैं, आप भी ना। दादी ने कहा, हाँ हाँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अपराजिता कहाँ मर गई? मेरी दवा का टाइम हो गया है, अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा। अपराजिता ने कहा, आई माँ जी, बस वो दूध उबलने वाला था तो सोचा उसे बंद करके ही जाऊं। दादी ने कहा, हूँ, दूध उबल रहा था। पिताजी ने कहा, अपराजिता बेटा, मेरा अंगोछा कहाँ है? अपराजिता ने कहा, जी पिताजी, अभी आई, मैंने वहीं टेबल के बगल में रखा था। पिताजी ने कहा, पूरा दिन लगी रहती है, चकर घिन्नी की तरह नाचती है, कभी आराम भी कर लिया कर। अपराजिता ने कहा, जी पिताजी, आराम ही तो है, मैं तो घर में रहती हूँ सारा दिन। जिया के पापा को देखिए कितना काम करते हैं और फिर आके घर पर भी सबका कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज संडे है तो थोड़ा तू भी बाहर जाके अपने लिए कुछ ले आ। विभोर जो अचानक कमरे में आता है वो ये सुन के बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ मम्मी चलो ना, आप अपने लिए अच्छी साड़ी ले लो। बेटा सुधांशु, पिताजी सुधांशु को आवाज लगाते हुए कहते हैं, जा, आज तो तेरी भी छुट्टी है तो अपराजिता को भी मार्केट घुमा ला और कुछ सामान खरीदवा दे। सुधांशु अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहता है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ पापा, वो ले जाएगा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जरा जल्दी में हूँ। ये सुन करके अपराजिता मुंह नीचे करके शर्माती हुई बाहर चली जाती है। सुधांशु दूसरी गाड़ी ले करके भैरवी उसकी ऑफिस सेक्रेटरी के घर पहुँचता है। डोरबेल बजते ही भैरवी आ करके उसके गले लग जाती है। भैरवी ने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, देखो आज मैंने डिनर में भी इटालियन बनाया है। दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठते हुए बहुत देर बातें करते हैं और फिर खाना खाते हैं। इन सब से दूर अपराजिता अपनी ही दुनिया में खुश है, ये भी नहीं जानती कि उसके पति का चक्कर अपने सेक्रेटरी से चल रहा है। जिया घर आकर के बताती है कि सैटरडे को उसके स्कूल में खाने के स्टॉल्स लग रहे हैं और जिस बच्चे की मम्मी का खाना जूरी को पसंद आएगा वो बच्चा और उसकी मम्मी को स्कूल के ऑनर की तरफ से अवार्ड मिलेगा। वो ये बात नॉर्मली बताती है, लेकिन अपराजिता ये सुन के सोचती है क्यों ना बेटी को सरप्राइज दिया जाए, और अगले ही दिन वो स्कूल में पहुंच जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल शहर का सबसे बड़ा, जहां के नौकर तक इंग्लिश बोल रहे होते हैं। अपराजिता वहां पहुंच करके रिसेप्शन पे बताती है कि वो 11 में पढ़ रही जिया की मम्मी हैं और खाने का स्टॉल लगाना चाहती हैं। उसको ऊपर से नीचे देख के रिसेप्शनिस्ट बोलती है, रुकिए मैं एक बार रितु मैडम से पूछ करके आती हूँ। रितु मैडम उसे देख के ही मना कर देती हैं, लेकिन अपराजिता बहुत जोर दे रही होती है कि एक बार उसे ये मौका दिया जाए जिसमें वो अपनी बेटी को सरप्राइज दे सके। ये सुन के रितु मैडम कहती हैं कि ठीक है, मैं आपको प्रिंसिपल मैडम से मिलवाती हूँ, अगर वो हाँ कह देती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपराजिता खुश हो जाती है और रितु मैडम के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचती हैं। वो उन्हें नमस्ते करती है तो प्रिंसिपल मैडम उसे बैठने को कहती हैं। वो रितु मैडम से सारी बातें सुन करके उनको बाहर जाने को कहती है। फिर अपराजिता से कहती है, देखिए हमारे स्टॉल के सब फार्म भरे जा चुके हैं, इसलिए हम इस बार माफी चाहते हैं। तभी अपराजिता अपने पर्स से एक टिफिन निकाल के उनकी तरफ बढ़ाती है। प्रिंसिपल ने कहा, ये क्या है? अपराजिता ने कहा, इसमें कुछ मिठाई और मिर्ची वड़ा है जो मैं आपके लिए लाई हूँ। सकुचाती हुई प्रिंसिपल उसके हाथ से टिफिन ले करके उसे टेस्ट करती हैं, तो उनका मुंह खुल जाता है। वो एक के बाद एक खाने लगती हैं और फिर अपराजिता से कहती हैं, ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपका स्टॉल कैसे लगवाना है, आप बाहर जा करके फॉर्म भर दीजिए। उनको मुस्कुराते
ये कहता देख के अपराजिता की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। प्रिंसिपल उसके उठते ही उससे कहती हैं, अगर आप बुरा ना माने तो ये सारे मिर्ची बड़े मैं रख लूं। अपराजिता खुशी से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं मैडम, मैं आपके लिए ही तो ले आई थी। और वो बड़े निकाल के वहां रखी प्लेट में रख देती है। उसके ऑफिस से बाहर निकलते ही रितु मैडम वापस प्रिंसिपल के पास आके कहती हैं, ये क्या किया मैडम, आपको लगता है मिसेज अपराजिता राय वाला को स्टाल लगाने देना चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, हाँ ना जाने क्यों मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा करेगी। आज मैंने अपने दिल की सुनी है। रितु मैडम मुंह बनाती हुई वहां से चली जाती हैं। शनिवार आता है। अपराजिता ने फिर विभोर को बताया होता है कि वो जिया के स्कूल में स्टाल लगा के उसे सरप्राइज देना चाहती हैं। वो फटाफट काम करके तैयार होती है। 9 बजे का टाइम दिया गया होता है सारे पेरेंट्स को स्कूल पहुंचने का। विभोर उसको सारा सामान रखने में मदद करता है। स्कूल में एक एक करके अनाउंसमेंट होता है। बच्चों के नाम के साथ उन्हें स्टॉल नंबर दिया जाना होता है। जैसे ही जिया अपना और अपराजिता का नाम सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बहुत अच्छा फील करती हुई देखती है कि साइड से अपराजिता मुस्कुराते हुए उसे भी स्टॉल की तरफ आने का इशारा करती है। जिया, ये क्या मम्मा, आपको स्टॉल लगाने की क्या जरूरत थी? अपराजिता ने कहा, अरे मेरा भी तो फर्ज है अपनी बेटी के लिए कुछ, तू अब देखती जा। जिया ने कहा अपने मन में, हे भगवान, अब इनको कौन समझाए कि मेरा सबसे बड़ा तो यही है। अब मैं क्या करूं? इनके फोन से पापा को कॉल लगाती हूं। वैसे मम्मा आप बनाएंगी क्या? यहाँ घर का बना खाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। ये सुन के अपराजिता उसकी तरफ मुस्कुरा करके देखती है और फिर सामान रखने में व्यस्त हो जाती है। जिया फोन पर, पापा कहाँ हैं आप, जल्दी आइए, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। ये कह के वो सुधांशु को सारी बात बताती है। वो उधर से उससे तुरंत आने के लिए कहता है। उन सारे पेरेंट्स को 1.5 घंटे का टाइम दिया गया होता है। उसमें एक मीठे के साथ और एक डिश बनानी होती है। अपराजिता जल्दी जल्दी सब कर रही होती है। बाकी पेरेंट्स चाइनीज और इटालियन बना रहे होते हैं, पर अपराजिता 2 और मम्मियाँ इंडियन बनाती हैं। जूरी एक एक करके सबके पास जाती है। सबके व्यंजन एक से एक बने होते हैं। अब अपराजिता के स्टॉल की बारी आती है। सारे जूरी मेंबर्स स्टॉल पर पहुंचते हैं। सुधांशु भी तब तक आ चुका होता है। वो जिया के साथ आकर के खड़ा हो जाता है। जूरी मेंबर को देख के वो अपराजिता की बनी डिशेज आगे बढ़ाता है और अपराजिता के बोलने से पहले ही सारी डिशेज के बारे में बताने लगता है। सुधांशु ने कहा, ये देखिए, ये है थेपला। तभी अपराजिता धीरे से कहती है, थेपला, पिज्जा। वो हैरानी से उसकी ओर देखता है। फिर वो जूरी से कहता है, हाँ हाँ थेपला, पिज्जा। सारे मेंबर्स एक एक करके उसे चखते हैं। फिर बारी आती है मीठे की, तो अपराजिता बताती है कि उसने मोतीचूर के लड्डू, चीज केक बनाया है। सब देख के फिर खा के हैरान हो जाते हैं। अब रिजल्ट डिक्लेयर करने की बारी आती है। तो पहले तीसरे नंबर पे रहे बच्चे रोहन और उसकी मम्मी को बुलाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर रहे श्रुति को। फिर जैसे ही पहले नंबर के लिए गेस करने को बोला जाता है तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि सबको विश्वास था कि श्रुति की मम्मी ही जीतेंगी। खैर, जैसे ही अनाउंस होता है, एंड द विनर इज जिया एंड मिसेज अपराजिता सुधांशु राय वाला, सब उठ के ताली बजाते हैं। वो दोनों स्टेज पे जाके अवार्ड लेती हैं और फिर सुधांशु बात संभालता हुआ माइक पे आता है और अपराजिता की तरफ से थैंक्स की स्पीच देता है। वो अपराजिता के खाने की बहुत तारीफ करता है और ये भी बताता है कि कैसे इतने साल अपराजिता ने सबके खाने और टेस्ट का इतना ख्याल रखा और आज उसे बहुत गर्व है अपनी बीवी पे। अपराजिता को वो अवार्ड से ज्यादा खुशी अपने पति के द्वारा बोले गए शब्दों से होती है।
आज उसे लगता है उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली हो। सुधांशु के साथ उसकी सेक्रेटरी भैरवी जो ये सब सुन रही होती है गुस्से से लाल हो जाती है। वो भी उसके साथ ही स्कूल आई होती है। जिया और अपराजिता को घर छोड़ते हुए सुधांशु भैरवी के साथ ऑफिस निकल जाता है। घर पहुंचते ही विभोर और पिताजी ट्रॉफी देख के अपराजिता और जिया को बधाई देते हैं। जिया का मुंह बना देख के दादी उससे पूछती हैं कि अब क्यों मुंह लटका रखा है, जिता तो दिया तेरी माँ ने तुझे। इस पे वो तमतमाते हुए कहती है, क्या जरूरत थी मम्मी को ऐसे सरप्राइज देने की, वो तो आज पापा ने संभाल लिया, वरना अगर इनको किसी से बात करनी या स्पीच देनी पड़ जाती तब। मेरी सहेलियां मेरा कितना मजाक उड़ाती, पता है ना आपको। तो मम्मी प्लीज ऐसे सरप्राइज प्लान करने से पहले एटलीस्ट आप पापा को जरूर बता दिया करें। ये सुन के पास खड़ी अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वो मुस्कुरा के ठीक है बेटा कह के अंदर चली जाती है। बाद में विभोर और दादाजी उसको बहुत सुनाते हैं कि उसे ऐसे अपनी मम्मी से नहीं कहना चाहिए था, पर उस पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किचन में काम करते हुए अपराजिता बार बार सुधांशु द्वारा उसके लिए प्रयोग हुए शब्दों की याद करती रहती है और ये सोच के उसे बेहद खुशी मिलती है कि आज इतने सालों बाद सुधांशु ने उसके लिए कहा है कि मुझे गर्व है अपनी पत्नी पे। आज वो ये सोच के बहुत खुश होती है और उसे ये भी याद आता है कि कैसे बार बार जूरी ने उसकी डिशेज ले लेके खाई थी, पर ये जिया तो खैर बच्चा है अभी। उधर भैरवी का मुंह भी चढ़ा हुआ होता है, वैसे तो हमेशा उसे बहुत इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन आज देखो कैसे अपनी बीबी के सबके सामने तारीफ की है। उसे देख के ये बात सुधांशु समझ जाता है और उससे कहता है कि जानता हूँ क्या सोच रही हो, पर तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुन के भैरवी कहती है, ओह रियली, अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने कैसे अपनी बीबी की तारीफ के पुल बांध रहे थे। सुधांशु ने कहा, अरे तुम जानती नहीं क्या, ये सब मैं अपनी जिया के लिए कर रहा था। मेरी लाइफ में मेरे बच्चे हैं, माँ और बाबूजी सबसे इम्पोर्टेंट्स हैं। और हाँ, जहाँ तक अपराजिता का सवाल है, उसे मैं बस ये ला दो अपराजिता, कपड़े धो दो, चाय बना दो, इस सब के लिए ही याद करता हूँ। बाकी तुम जानती ही हो कि उसकी क्या जगह है मेरी जिंदगी में। ये सब सुन करके अब भैरवी थोड़ा नॉर्मल होती है और फिर वो उसे आज की मीटिंग्स के बारे में बताने लग जाती है। शाम को सुधांशु घर आता है और अपराजिता फौरन उसके हाथ से बैग लेने जाती है और फिर उसके लिए पानी का ग्लास लाती है। हालांकि ये उसके रोज का काम होता है, लेकिन आज की खुशी ही उसके लिए और होती है। आज उसने सबके सामने उसकी तारीफ जो की थी, तभी जिया आके पापा से लिपट जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच पापा, अगर आज आप नहीं आते तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। तभी सुधांशु गुस्से से अपराजिता की तरफ देखता है, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की। अपराजिता ने कहा, नहीं वो तो मैं बस अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहती थी। सुधांशु ने कहा, इसे सरप्राइज नहीं सॉफ्ट कहते हैं जो तुमने दिया है। तभी उधर से विभोर आता है और कहता है, लेकिन पापा मम्मी जीत कर के तो आई है ना। सुधांशु, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिंदगी भर और किया ही क्या है, तो क्या ये भी नहीं आएगा इन्हें। अपराजिता ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपको गर्व है। सुधांशु ने कहा, हाँ तो सबके सामने और क्या कहता, बात तो संभालनी ही थी मुझे। आखिर शहर का सबसे बड़ा स्कूल है और तुम्हारे लेवल का तो वहाँ का चपरासी भी नहीं है। तभी सुधांशु का फोन बज जाता है और वो उसे रिसीव करने बाहर चला जाता है। इधर अपराजिता किचन में आके सब्जी बनाने लग जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख के कजरी यानी घर की नौकरानी पूछती है, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना। तो वो उसे कहती है, हाँ सब ठीक है, थोड़ा मसाला तेज हो गया तो आंख जल रही है। कजरी भी उसे देख के उदास होते हुए बाहर निकल जाती है और मन ही मन कहती है कि कितनी अच्छी हैं भाभी, लेकिन देखो इनके ही घर में इन्हें कोई नहीं समझता है। अगले दिन जिया के स्कूल में सुधांशु के फोन पर कॉल आता है कि प्रिंसिपल अपराजिता से कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। सुधांशु उन्हें घर का नंबर दे देता है। घर का फोन बड़ा बेटा जतिन उठाता है और बहुत
मायूस हो के मम्मी को आवाज लगाता है। अपराजिता आके फोन अटेंड करती है और बात करने लग जाती है। जिया और जतिन डर के एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। फोन रख के अपराजिता उन्हें बताती है कि प्रिंसिपल उन्हें अपने स्कूल में खाने की टीचर रखना चाहती हैं, तो उसका कल इंटरव्यू है, तो उसे मिलने को बुलाया है। पता नहीं वो क्या कह रही थी। SSP जिया अपने सर पे हाथ रखते हुए, मम्मी SUPW उसकी क्लास लेने के लिए कॉल कर रही होंगी। अपराजिता हाँ हाँ वही। जतिन ने कहा हाँ तो आपने क्या कहा, सीधा मना कर देती ना कि आप ये सब नहीं कर सकती। अपराजिता ने कहा हाँ पर एक बार तेरे पापा से तो पूछ लूं। जिया ने कहा तो आपको क्या लगता है मम्मी, पापा हाँ कहेंगे। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को सुधांशु के साथ भैरवी भी घर पे आती है। अपराजिता खमा गढ़ी भैरवी आओ। भैरवी भी उसे देख के मुस्कुरा के हेलो कहती है। अपराजिता सुधांशु को उसके इंटरव्यू के बारे में बताती है तो सुधांशु इससे पहले ही कुछ बोले कि भैरवी बोल पड़ती है, अरे वाह अपराजिता, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए इंटरव्यू देने। क्यों सुधांशु सर? वैसे भी सुधांशु सर तो खुद सबको प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए, फिर अपनी बीबी को कहाँ रोकेंगे। सुधांशु खांसते हुए कहता है हाँ हाँ भला क्या प्रॉब्लम होगी, तुम जरूर जाओ इंटरव्यू देने। अपराजिता खुशी से अंदर जाके भैरवी और सब के लिए चाय नाश्ता बनाने लग जाती है और वो दोनों भी अपने ऑफिस के काम का डिस्कस करने लग जाते हैं। भैरवी के जाने के बाद जतिन और जिया पापा से कहते हैं, ये क्या पापा, आपने रोका नहीं मम्मी को, पता है ना कितनी इंसल्ट होगी हमारी। सुधांशु ने कहा अरे अरे बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है इंटरव्यू फेस करना, कुछ होना होना नहीं है इनका, जाने दो। बच्चे भी मुंह नीचे करके ये सुन के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन 10:30 बजे अपराजिता को जिया के स्कूल पहुंचना होता है। वो फटाफट सारा काम निपटाती है और सुधांशु से जाके धीरे से कहती है, वो आज क्या आप मुझे जिया के स्कूल छोड़ देंगे? वो अखबार पढ़ता हुआ उसकी तरफ बिना देखे हाँ बोल देता है। अपराजिता खुशी से उछलती हुई तैयार होने चली जाती है। दोनों जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुधांशु लगातार फोन पे बात करता हुआ ड्राइव कर रहा होता है। स्कूल के बाहर जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, अपराजिता उससे कहती है, क्या आप मुझे वो बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे, मेरा इंटरव्यू है। सुधांशु ये सुन करके फोन कान से लगाए ही उसे देख के ऑल द बेस्ट कहता है और वहां से निकल जाता है। अपराजिता शर्माती हुई स्कूल के अंदर जाती है। वहां उसे रिसेप्शन पे बताया जाता है कि उसका इंटरव्यू वहां के मिस्टर मदन लेने वाले हैं, वो बस आते ही होंगे। वो वहीं इंतजार करने बैठ जाती है। करीब 10 मिनट बाद उसे अंदर भेजा जाता है। मिस्टर मदन सर पे हैट लगाए एक अधेड़ उम्र के इंसान होते हैं और वो अपराजिता को देखते ही अंदर आकर के बैठने को कहते हैं। मिस्टर मदन, हाँ तो अपराजिता जी अपना CV दिखाइए। अपराजिता ने कहा जी। मिस्टर मदन ने कहा, अपराजिता जी आप CV तो लाई होंगी ना अपना, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसे तो साथ ले जाते हैं ना। ये सुन के अपराजिता अपने पर्स से एक डिब्बा निकाल के उनकी तरफ बढ़ाती है। मिस्टर मदन ने कहा, ये क्या है मैडम, मैंने तो CV मांगा है और आप ये क्या दे रही हैं मुझे। अपराजिता ने कहा, सर मेरा CV तो यही है, आप मुझे खाना बनाने की क्लास देना चाहते हैं ना, तो आपको पहले मेरा बनाया चखना तो चाहिए ना। मिस्टर मदन डब्बे से बर्फी चखते हुए, अच्छा मैं उस दिन छुट्टी पे था तो मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी, चलिए कोई बात नहीं, आज चखा तब समझ में आया कि क्यों अवार्ड मिला आपको, तो इससे पहले कहाँ जॉब करती थी आप। अपराजिता ने कहा, अपने घर के किचन में। मिस्टर मदन ने कहा, क्या मीन्स आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अपराजिता ने कहा, एक्सपीरियंस है ना सर, 24 साल का, इतने साल से खाना ही तो बनाया है। मिस्टर मदन ने कहा, लेकिन मैडम घर में काम करने और जॉब करने में बहुत फर्क होता है। यहाँ आपको काम दिया जाता है जिसके बाद आपको सैलरी मिलती है और फिर हम आपको फीडबैक देते हैं। अपराजिता ने कहा, फीडबैक मतलब सर?
मिस्टर मदन ने कहा, मतलब आपको बताते हैं कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था। अपराजिता ने कहा, उनकी नजरों में देखते हुए, अच्छा वो तो मैं हर रोज सुनती हूँ। अपराजिता, तुम तो बनी ही किचन के लिए हो, तो इससे ज्यादा और क्या सुनोगी। मिस्टर मदन ने कहा, लेकिन मैडम, घर वालों के लिए खाना बनाने और स्कूल के बच्चों को सिखाने में बहुत अंतर होता है। अपराजिता ने कहा, सर एक माँ से ज्यादा अच्छा बच्चों को कौन सिखा सकती है। अब उसकी ये विश्वास भरी बातें सुन करके HR चुप हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है मैडम, मैं आपको प्रिंसिपल से बात करके बताता हूँ। ये कह के वो प्रिंसिपल के कमरे में चला जाता है और अपराजिता वापस ऑटो पकड़ करके घर आ जाती है। विभोर, मम्मी कैसा रहा आपका इंटरव्यू, प्लीज बताओ ना। दादी, कैसा होगा, इसे रख के अपनी बैंड थोड़ी ना बजवानी है उन्हें। अपराजिता विभोर से धीरे से कहती है, आखिर अच्छा ही होता तेरे पापा जो छोड़ने गए थे मुझे। और वो ये कह के मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कपड़े बदल करके घर के कामों में लग जाती है। सुधांशु शाम को वापस आता है तो उसे याद ही नहीं होता है कि आज अपराजिता इंटरव्यू देने गई थी। वो आके नॉर्मल चाय पीने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो कमरे में जाता है और अपनी कबर्ड खोलता है तो एक शर्ट निकलता है। उसे देख के वो अपराजिता को आवाज लगाता है। सुधांशु कहता है, अपराजिता, ये मेरी शर्ट तुमने तो नहीं धोई, फिर ये किसने धोई है। अपराजिता ने कहा, हाँ ये मैंने, वो कजरी को कह के। सुधांशु ने कहा, हाँ तभी देखो उसने स्टार्च कितना ज्यादा लगाया है। आगे से मेरे कपड़े किसी और को धोने को मत देना। अपराजिता मुस्कुराती हुई कही, ठीक है। अगले दिन उसे फिर से स्कूल से फोन आता है और उसे कहा जाता है कि उसकी जॉब वहां नहीं लग सकती। वो बहुत उदास हो जाती है। जैसे ही वो ये बात सास के सामने बताती है तो वो बोलती हैं कि मुझे तो पहले से पता था, तेरे जैसे को कौन नौकरी पे रखेगा। वो उदास होके काम करने लगती है। करीब 2 घंटे बाद फिर से फोन की घंटी बजती है तो स्कूल से आ चुका विभोर दौड़ के फोन उठाता है। ओ जी हाँ जी कहता हुआ फिर मम्मी को आवाज लगाता है। अपराजिता जल्दी से आके हेलो कहती हैं तो उधर से मदन सर की आवाज होती है। वो उससे कहते हैं कि मदन ने कहा, देखिए अपराजिता जी, वैसे तो मैं आपको स्कूल में जॉब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरी वाइफ एक NGO चलाती हैं जहां वो कुछ बच्चों को सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना और डांस वगैरह सिखाती हैं। हाँ बस पेमेंट ज्यादा नहीं है। तो अपराजिता ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, मुझे पेमेंट के लिए नौकरी नहीं चाहिए। मदन ने कहा, ठीक है फिर तुम इस शनिवार आ जाओ, मैं उससे तुम्हें मिलवा दूंगा, मेरा एड्रेस लिख लो। अपराजिता ने कहा, जी अभी पेन लाई। अपराजिता ये बात सुधांशु को बताती है जो सिर्फ उसकी बात सुन के हूँ जवाब देता है। जिया तो ये सोच के बहुत खुश होती है कि थैंक गॉड एटलीस्ट स्कूल से तो बची। अपराजिता को शनिवार को बहुत इंतजार होता है। उसके पैरों में मानो पहिए लग गए हों। शनिवार को सुधांशु को कुछ ऑफिस के काम में देर होने लगती है तो भैरवी उसे याद दिलाती है कि आज तो अपराजिता को लेके तुम मदन सर के घर जाने वाले थे ना। सुधांशु ने कहा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना अभी ये काम है, और तुम हर वक्त उसी के काम की मुझे क्यों याद दिलाती रहती हो। देख रहा हूँ मेरी सेक्रेटरी हो के तुम्हारा ध्यान ज्यादातर मेरी बीवी बच्चों में लगने लगा है। सो वुड यू प्लीज कांस्टेंट ऑन मीटिंग। भैरवी सुधांशु को गुस्सा देख के शांत हो जाती है, लेकिन वो मन में सोचती है कि अभी तो अपराजिता ने जॉब स्टार्ट भी नहीं की है, तब भी ये इतना इनसिक्योर हो गए हैं, और अगर कहीं उसकी जॉब लग गई तब तो पता नहीं क्या होगा। ना जाने ये सारे मर्द एक से ही क्यों होते हैं, बीबी बस घर में ही अच्छी लगती है इन्हें। भैरवी ये सोच ही रही होती है कि सुधांशु पेन घुमाता हुआ अपना फोन उठाता है और फिर नंबर डायल करता है। सुधांशु ने कहा, हाँ अपराजिता, वो तुम्हें कहीं जाना था ना, तो तुम ऐसा करो जतिन या विभोर के साथ निकल जाओ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अपराजिता ने कहा, जी अच्छा मैं समझ गई थी आप बिजी होंगे इसलिए कॉल नहीं किया। सुधांशु ने कहा, ठीक है कह के फोन काट दिया।
विभोर जो ये बात पीछे ही खड़ा सुन रहा होता है तो तुरंत सामने आके कहता है, सो वाज द मदर इंडिया, क्या आज आप मेरे साथ बाइक पे सैर करना पसंद करेंगी? अपराजिता उसका कान खींचते हुए कहती है, अच्छा तो तू सब बात सुन रहा था, चल अब जल्दी कर वरना देर हो जाएगी। वो दोनों बाइक पे बैठ के मदन के बताए पते पर पहुंचते हैं। बाहर से ही देख के लगता था कि बड़ा आलीशान बंगला होता उनका। अंदर एक आदमी कुत्ते को टहला रहा होता है। वो उन्हें देख के गेट पे पहुंचता है और पूछता है, आप अपराजिता जी हैं ना? अपराजिता का सर हाँ में हिलते ही वो उन दोनों को अंदर ले जाता है। वहां एक लेडी बैठी पियानो बजा रही होती है। अपराजिता को बैठा करके वो आदमी उनसे जाके हल्के में कुछ कहता है। वो लेडी फौरन पियानो छोड़ करके उठ के ड्राइंग रूम की तरफ आती हैं। उनके बाल साल्ट और आगे से सफेद होते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत सी साड़ी और मोतियों की माला पहनी हुई होती है। उम्र लगभग 60 के करीब होगी। अपराजिता उन्हें देख के समझ जाती है, हो ना हो यही मदन सर की वाइफ है। वो उठ के उन्हें प्रणाम करती है और विभोर को उनके पैर छूने का इशारा करती है। वो बैठते हुए कहती हैं, हाँ जैसा सुना था तुम्हारे बारे में वैसी ही हो तुम। ये सुन के विभोर के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रही हैं। तभी वो मुस्कुराते हुए अपराजिता से कहती हैं, बेटा मुझे तुम्हारी ही जैसी लेडी की जरूरत थी जो मेरे साथ मिल के कुछ काम संभाल सके। अपराजिता ने कहा, जी बताइए। वो उसे अपने साथ एक बड़े से हॉल में ले जाती हैं जहां कुछ लड़कियां सॉफ्ट टॉयज बना रही होती हैं। वो अपराजिता को उन लड़कियों से मिलवाती हैं। सारी लड़कियां उन्हें नमस्ते दीदी कह के संबोधित करती हैं। फिर वो अपराजिता से कहती हैं, देखो अपराजिता, ये सब मेरी बेटियां हैं और तुम्हें इन सब को अलग अलग क्लासेस देने हैं, जैसे कि खाना बनाना और अभी कुछ सिलाई सिखाना। असल में जो सिलाई सिखाती थी वो अपने गांव चली गई है। तो अपराजिता, हाँ हाँ क्यों नहीं बुआ, आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे किस किस दिन कितने बजे आना है। वो अपराजिता को बताती हैं कि हफ्ते में 4 दिन उसे शाम को 6 से 8 आना होगा। ये सुन के अपराजिता विभोर की तरफ देखती है तो वो मैडम समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है और वो अपराजिता से पूछती हैं, क्यों, क्या इस टाइम नहीं आ सकती? तो वो उन्हें बताती है कि विभोर के पापा 7:30 तक घर आ जाते हैं, तो उसे उनके सामने घर पर ही होना होगा। तो वो पूछती है कि सुबह तो वो जल्दी चले जाते होंगे तब, लेकिन उस समय सास ससुर और बच्चों का काम खत्म होते होते उसे देर हो जाती है। वो उन्हें बताती है। तो फिर कुछ सोच के वो उससे कहती है कि अच्छा, जब बच्चे आ जाएं उनको खाना पीना दे करके तुम कितने बजे फ्री होती हो, उसके बाद आ जाओ। तो 3 बजे से 5 बजे तक का समय तय होता है। वो उसको मंडे से आने को बोलती है। तभी नौकर उन तीनों के लिए जूस और कुछ स्नैक्स लेके आता है। वो उसे बातों बातों में अपना कार्ड देती है जिसपे उसका नंबर, एनजीओ का नाम और पता लिखा होता है। वो देख के उसे पता चलता है कि उसका नाम आभा शुक्ला है। थोड़ी देर बाद मदन सर भी वहां पहुंच जाते हैं। अपराजिता उन्हें भी नमस्कार करके बात करने लगती है। बातों ही बातों में वो उनसे पूछती है कि उसे उन्होंने स्कूल में नौकरी क्यों नहीं दी। तो वो कुछ सकुचा के कहते हैं कि प्रिंसिपल मैडम के पास फोन आया था। तो अपराजिता और विभोर एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो मदन जी कहते हैं कि अरे वो किसी और को उस प्रोफाइल के लिए बुला लिया गया। इस पे अपराजिता पूछती है, तो क्या बिना इंटरव्यू? मदन जी उसे बताते हैं कि हाँ, अब जब तुम बाहर भी काम करोगी तो ऐसी बहुत सी सच्चाइयों से सामना होगा। खैर चलो, मुझे लगता है यहाँ मेरी धर्म पत्नी आभा जी के साथ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये नियम की बहुत सख्त है। वो भी उनकी बात को मुस्कुरा के हाँ में सर हिला के जवाब देती है। अब काफी देर होने पर वो दोनों उनसे जाने की इजाजत लेते हैं। घर पहुँचने पर वो अपने सास ससुर को उनके बारे में बताते हैं तो ससुर कहते हैं कि आभा
शुक्ला, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन बहुत याद करने पे भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। रात को जब सुधांशु घर वापस आता है तो वो उसे ये बात बताने ही जा रही होती है कि वो उस पे भड़क जाता है। सुधांशु ने कहा, तुम्हें कुछ पता रहता है घर का? जानती हो जतिन को आज कॉलेज में चोट लग गई, वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। और तुम? अपराजिता ने कहा, अरे लेकिन मैं तो कब से आई हुई हूँ, मुझे ये बात किसी ने बताई ही नहीं। तभी जिया अंदर आते हुए कहती है कि मम्मी, वो एक्चुअली ये बात हमने दादू और दादी को भी नहीं बताई, क्योंकि भाई ने थोड़ा ड्रिंक कर ली थी जिससे उनको चोट लगी, तो हम सीधे उनको उनके कमरे में ले गए। अपराजिता ने कहा, हाँ मतलब? जिया ने कहा, मतलब मैं और कजरी आंटी। अपराजिता दौड़ते हुए जतिन के कमरे में जाती है, जहां वो पैर फैलाए लेटा होता है। किसी ने उसकी ड्रेसिंग तक नहीं की होती, तो वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाके उसकी चोट साफ करती है और फिर उस पे दवा लगाती है। दवा लगाते लगाते उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। ये देख के सुधांशु अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन संडे होने की वजह से सब देर से उठते हैं सिवाय अपराजिता के। आज वो सब के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाती है। बच्चे जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं। सुधांशु भी अपनी प्लेट में पकौड़े उठा के खाता हुआ कहता है, वह अपराजिता तुम्हारे हाथ में जादू है। ये कहता हुआ जैसे ही वो सामने देखता है, दरवाजे पर भैरवी खड़ी होती है। उसे देख के अचानक अपराजिता कहती है, आओ आओ भैरवी, बिल्कुल सही समय पर आई हो। वो उसकी प्लेट सुधांशु के बगल में लगाते हुए कहती है, आओ बैठो और नाश्ता करो। वो बैठ जाती है। अब धीरे से सुधांशु उससे पूछता है कि क्या हुआ, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो उसे गुस्से से घूरती हुई कहती है, तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था सुबह से, वो फाइल कल तक पूरी करनी है। वो तो तुम घर ले आए तो मैं कैसे काम करती, कितने मैसेज भी किए तुम्हें, मगर तुम्हें फुर्सत कहाँ है। वो खामोशी से खाने लगता है। अपराजिता सबको चाय नाश्ता दे के सुधांशु को मदन सर के घर वाली सारी बात बताती है और ये भी कि उसे कल से ही ज्वाइन करने को कहा गया है। ये सुन के उसकी सास तो जैसे भड़क जाती हैं। ये क्या रोज रोज जाएगी तू? अब बोलो, इस उम्र में घर का काम मुझे करना पड़ेगा? विभोर दादी को समझाता है, आप क्यों करेंगी दादी, मम्मी तो पहले ही प्लान कर चुकी हैं कि वो कैसे सारा काम निपटा करके जाएंगी जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिर मैं भी तो होऊंगा यहाँ, आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो। दादी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सुधांशु तू देख ले बेटा, मुझे तो ये रोज रोज का जाना कुछ ठीक नहीं लगता है। इससे पहले कि ससुर कुछ बोलते कि सुधांशु बोल पड़ा, ठीक ही तो कह रही है माँ, अब सबसे पहले तो हमारे घर के लिए परिवार ही है ना, अगर उसमें कुछ अड़चन आती है तो देखो मैं हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। ये सब सुन रही भैरवी उठ के अपराजिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अपराजिता को कोई दिक्कत आएगी। क्यों अपराजिता, एक बार तुम 2 घंटे ही सही लेकिन काम करना शुरू करोगे, फिर सब कुछ खुद मैनेज करना सीख जाओगे। अपराजिता उसे आशा भरी नजर से देख के पूछती है, सच भैरवी? वो उसे मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाती है तो वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। उन दोनों का ऐसा प्यार देख के सुधांशु को कुछ अटपटा लगता है और वो भैरवी से उसको घर छोड़ने के लिए पूछता है। घर लौटते वक्त वो ड्राइव करता हुआ बिना भैरवी को देखे पूछता है, क्या बात है, बड़ी दोस्ती बढ़ने लगी है मेरी बीबी से। ये सुन के भैरवी कहती है, देखो सुधांशु, मैं भी एक औरत हूँ और मुझे जो सही लगा वही कहा, और तुम हमेशा अपनी बीबी की नौकरी करने की बात पे इतना एक्सक्लूसिव क्यों होते हो। ये सुन के सुधांशु की फिर त्योरियां चढ़ जाती है और उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी उसको ये टॉपिक न लाने को टोका था। भैरवी कहती है, अच्छा मैं तुम्हारी बीबी का साइड लूं तो तुम्हें बुरा लगता है, और खुद जो उसके खाने की तारीफों के पुल बांध रहे थे वो कुछ नहीं। सुधांशु ने कहा, मगर ये तो सच्चाई है कि अपराजिता बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। इधर सास के मूड को देखते हुए अपराजिता काम में लगी होती है। शाम को उसे आज क्लास लेने जाना है। पहले ही दिन वो लेट नहीं होना चाहती। ससुर उसे इशारों में ही आश्वस्त करते हैं कि वो आराम से जाए।
टाइम होने पे वो सास ससुर के पैर छूती है और जाने के लिए पूछती है। सास तो चिढ़ के मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं, पर ससुर उसे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। विभोर उसे बाइक से छोड़ने जाता है। वो उसे बाहर से ही उतार के चला जाता है। डरी हुई अपराजिता अंदर पहुंची। नौकर उसे हाल में जाने को कहता है। वहां उसे आभा जी के साथ एक और लेडी मिलती है। आभा जी उससे उसका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। इनसे मिलो, अपराजिता ये शिल्पी मैडम हैं। ये इन बच्चों को जूडो कराटे सिखाती हैं। उनसे मिलके उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो लगभग उसी की हम उम्र होती है और ट्रैक सूट पहने होती है। उनसे मिलके अपराजिता क्लास के लिए जाती है। आज उसे पहले सिलाई की क्लास लेनी होती है, फिर कुकिंग की। आज उसे कुछ लड़के भी क्लास में दिखते हैं। सब बच्चे अलग अलग उम्र के होते हैं। किसी किसी को पहले से थोड़ी सिलाई आती होती है, पर कुछ तो सुई भी पहली बार हाथ में पकड़ते हैं। उनको सिखाते वक्त उसको ये समझ आ जाता है कि ये बच्चे सीखने के लिए बहुत लालायित हैं। ये करीब 40 बच्चों की क्लास होती है और इन्हीं बच्चों को उसे खाना बनाना भी सिखाना होता है। अपराजिता आज उनकी सभी मसालों के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि हर डिश बनाने में लगभग यही मसाला डाले जाते हैं, लेकिन इनको ऐसे मिलाते हैं कि हर सब्जी का फ्लेवर अलग होता है और किसी भी मसाले का फ्लेवर ऐसा ना हो कि वो असली सब्जी के खुद के टेस्ट को ढक दे। बच्चे उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक लड़का चिराग, जो लगभग 14-15 साल का होता है, उसे बताता है कि दीदी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। वो मुस्कुरा करके उसके गाल पे हाथ रखती है। वहाँ हर टीचर को बच्चे दीदी ही कहते हैं। आज का दिन उसका अच्छा जाता है। उधर पीछे सास का तो टाइम ही नहीं कट रहा होता है और वो बार बार घड़ी देख रही होती हैं। जब वो जाने लगती है तो आभा जी से मिलने जाती है। वहाँ एक नौकर आके उन्हें बताता है कि बाहर कोई अपराजिता जी को लेने आए हैं। बाहर गाड़ी देख के वो आभा जी से कहती है कि शायद आज उसके पति ऑफिस से जल्दी उसे लेने आए हैं। वो खुश होके उससे कहती है, हाँ ठीक है, जाओ, ऐसा पति तो सबको मिले। लगता है बहुत चाहते हैं तुम्हारे पति तुम्हें। ये सुन के वो शर्मा जाती है और बाहर की तरफ बढ़ जाती है। आभा अंदर मदन जी से जाके कहती है, सच में बहुत अच्छी लड़की है ये अपराजिता। ये सुन के मदन जी कहते हैं, हाँ और भोली भी। बाहर सुधांशु को गाड़ी में बैठा देख के अपराजिता जी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो जल्दी से जाके कार में बैठती है। अपराजिता ने कहा, आज जल्दी फ्री हो गए क्या आप? सुधांशु ने कहा, हाँ, थोड़ा काम कम था तो सोचा तुम्हें लेता चलूं। वैसे भी मेरा ऑफिस जाने का रास्ता भी यही है। वो खुशी से मुंह नीचे कर लेती है। सुधांशु ने कहा, तो कौन कौन है यहाँ तुम्हारे साथ? आई मीन और कौन कौन पढ़ाता है? सब लेडीज हैं या कोई जेंट्स भी है? अपराजिता ने कहा, नहीं नहीं, अभी तक तो मैं सब लेडीज से ही मिली हूँ, बाकी पता नहीं। सुधांशु ने कहा, हाँ ठीक है। घर पहुँच के वो दोनों देखते हैं कि विभोर लान में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहा होता है। उन दोनों को देख के वो फौरन मम्मी की तरफ भागता है। अपराजिता उसको सब बताने लगती हैं। तभी सुधांशु के अंदर से तेज चिल्लाने की आवाज आती है, विभोर यहाँ आओ। उसको गुस्से में चिल्लाते सुन के दोनों अंदर भागते हैं, जहाँ सास पलंग पर लेटी होती हैं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ससुर उनके पास ही बैठे उनका हाथ सहला रहे होते हैं। सुधांशु ने कहा, बेपरवाही की भी हद होती है विभोर। यहाँ तुम्हारी दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और तुम बाहर बैठे गाने सुन रहे हो। ये सुन के विभोर सोचता है कि वो तो अभी दादी को माला दे के बाहर गया था, तब तो बिल्कुल ठीक थी। वो यही बात पापा को बताता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। बाबूजी भी उसे समझाते हैं, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा ज्यादा खा लिया है तो पेट फूलने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम चिंता ना करो। ये सुन के सुधांशु और गुस्सा हो जाता है। सुधांशु, आप तो रहने ही दीजिए बाबूजी, हमेशा इन दोनों का साथ गलत बात पे ही देने लगते हैं। और ये जतिन और जिया कहाँ हैं? बाबूजी ने कहा, जतिन को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और जिया तो कोचिंग क्लास से आई ही नहीं अभी। सुधांशु ने कहा, क्यों? उसकी क्लास तो 5:30 बजे खत्म हो जाती है ना। विभोर ने कहा, अब मन में सोचता है कि
इनको तो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे पापा। सुधांशु विभोर की तरफ मुड़ के उसकी बहुत डांट लगाता है कि तुम तो यहीं थे, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो। ये कह के वो अंदर चला जाता है। विभोर गुस्से में अपराजिता की तरफ देखता है, जो इशारे से उसे चुप रहने को बोल अंदर चली जाती हैं और सबके लिए चाय बना लाती हैं। सास को बैठा के वो चाय पकड़ाती हैं। अब कैसा लग रहा है माँ जी? वो चाय का घूंट पी के कहती हैं, हाँ अब थोड़ा ठीक है। बाहर से जिया आती दिखाई देती है। पापा की गाड़ी देखते ही उसके कदम धीरे हो जाते हैं और वो धीरे से कहती है, मर गए, आज ये जल्दी कैसे आ गए? फिर वो अपराजिता से जाके कहती है, मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपराजिता उससे प्यार से बाहर बैठने को कहती है और पोहा बनाने लगती है। जिया पापा को देखते ही बोल पड़ती है, ओ पापा मुझे कुछ नोट्स लेने सुरती के घर जाना था तो इसलिए देर हो गई। सुधांशु अखबार पढ़ता हुआ कहता है, हाँ तो बेटा पहले बता के जाना चाहिए था ना। वो भी हाँ में सर हिलाती है और फिर पूछती है कि आज आप जल्दी कैसे आ गए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जतिन भी आ जाता है। वो अपने पापा को बताता है कि उसे इंटर्नशिप के लिए 3 महीने गुड़गांव जाना है, वहाँ ही उसका जेनपैक्ट पे हुआ है। ये सुन के सुधांशु बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने लगता है। रात का खाना खा के सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपराजिता किचन साफ करने में लग जाती है। अगले दिन सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। अपराजिता भी कपड़े धोने जा रही होती है कि फोन की घंटी बजती है। वो उठाती है तो उधर से भैरवी का फोन होता है। उससे अपराजिता को पता चलता है कि सुधांशु अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अपराजिता उसे बताती है कि वो तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। उसको घबराया देख करके भैरवी कहती है, अरे तो हो सकता है डायरेक्ट ही क्लाइंट के पास चले गए हों, अब मीटिंग में तो फोन स्विच ऑफ ही रखना पड़ता होगा। उसको ऐसा कहते सुन के अपराजिता की सांस में सांस आती है। भैरवी बात बदलते हुए उससे पूछती है कि उसको कैसा लग रहा है बाहर जाके पढ़ाना, तो वो उसे सब बताती है और उसका बहुत शुक्रिया भी करती है सुधांशु के सामने उसकी तरफदारी करने के लिए। ये सुन के भैरवी भी हंस के फोन रख देती है और फिर सोचती है आखिर ये सुधांशु आज गया कहाँ। ये सोच के वो काम में लग जाती है। उधर अपराजिता भी कपड़े वगैरह धो के जल्दी जल्दी काम निपटाती है। फिर उसे तैयार भी होना होता है जाने के लिए। लगभग 1:30 बजे सुधांशु ऑफिस पहुंचता है तो भैरवी उससे लेट आने का कारण पूछती है। वो बताता है कि आज वो जतिन के डायरेक्टर से मिलने गया था और उसका फोन चार्ज नहीं था तो ऑफ हो गया। आज अपराजिता विभोर के साथ जा रही होती है तो देखती है कि उसके क्लास के एक लड़के सूरज को कुछ लड़के बहुत मार रहे होते हैं। वो एक गैराज के बाहर मार खा रहा होता है तो उसे देख के अपराजिता फौरन विभोर को बाइक रोकने को कहती है। वो उन सब लड़कों पे चिल्लाती हुई जाती है तो वो लड़के उसे देख के भाग जाते हैं। सबकी उम्र करीब 16-17 साल ही होती है। वो पास जाके सूरज को उठाती है तो उसके मुंह से बहुत खून बह रहा होता है। सूरज काफी छुपे रहने वाला लड़का होता है। उसने पहले दिन भी ध्यान दिया होता कि बाकी बच्चे तो बोलते हैं पर वो चुप ही रहता है। वो उसे लेके क्लास के लिए पहुंचती है और वहां उसकी चोट साफ करके उससे उन लड़कों के बारे में पूछती है। विभोर भी उन दोनों को वहां छोड़ के जा चुका होता है। आभा जी और शिल्पी भी आकर के सूरज की चोट देखती हैं। सूरज उन सबको बताता है कि जिस ढाबे पे वो काम करता है वहां ये लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे थे और इसने ये बात मालिक को बता दी, जिससे इन लड़कों ने उसे बाद में देख लेने को बोला था। अपराजिता जिस तरह से उसे प्रोत्साहन देती है उसे देख के आभा जी बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और शिल्पी भी उसके पीछे उसकी बहुत तारीफ करती है। अब क्लास खत्म होने पे शिल्पी जी उसे अपने साथ स्कूटी पे बैठा करके घर छोड़ने जाने लगती हैं। शिल्पी जी, अरे रोज रोज ऑटो से क्यों जाती हो? अपराजिता, मैं भी उधर से ही जाती हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगी। घर पहुँच करके वो शिल्पी जी से अंदर आके चाय पी के जाने को कहती हैं तो शिल्पी मना नहीं कर पाती और उसके साथ अंदर चली जाती है। अपराजिता ने कहा, माँ जी ये शिल्पी हैं मेरे साथ ही। माँ जी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे माला करने दे। वो शिल्पी को देख के इशारे से थोड़ा समझाती हैं कि ये थोड़ी गुस्सैल है पर दिल की बहुत अच्छी है। अपराजिता
चाय बनाने अंदर चली जाती है तब तक उसके ससुर शिल्पी से बात करते हैं। उन्हें भी शिल्पी बहुत पसंद आती है। उससे बातों में उन्हें पता चलता है कि उसका अपने पति से डिवोर्स चल रहा होता है, डिवोर्स हो चुका होता है और उसका एक बेटा है जो क्लास 3 में पढ़ता है। बच्चे भी घर आ चुके होते हैं तो वो उन तीनों को भी शिल्पी जी से मिलवाती है। शिल्पी जी के जाते ही उसकी सास फौरन ताना मारती हैं कि ये औरत जो पति से तलाक ले चुकी हैं, इससे थोड़ा दूर ही रहना, पता नहीं तुझे भी कुछ समझा दें। ये सुन के अपराजिता को बहुत बुरा लगता है और वो धीमे से कहती है कि अब किसी का तलाक हुआ है तो जरूरी तो नहीं है कि गलती औरत की ही हो, पता नहीं किन मुश्किलों से गुजरी हो वो। ये सुन के उसकी सास कहती हैं, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब दुनिया देखी है मैंने। वो चुपचाप अंदर चली जाती है। शहर में दशहरे की प्रदर्शनी चल रही होती है तो सुधांशु के आते ही जिया वहां जाने की जिद करती है। अपराजिता उसे समझाती हैं कि पापा थक के आए हैं तो वो भाइयों के साथ चली जाए, पर वो नहीं मानती। सुधांशु हाथ मुंह धो के उससे चलने को कहता है। ये देख के अपराजिता सोचती है कि सच में अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हैं ये। वहां से लौटते वक्त सुधांशु और जिया सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। दादी भाई सब बहुत खुश होते हैं। विभोर पूछता है, पापा मम्मी के लिए कुछ नहीं लाए? तो सुधांशु फौरन जेब से एक पैकेट निकाल के देता है जिसमें बहुत ही सुंदर लाख के कड़े होते हैं। अपराजिता उनको देख के बहुत खुश होती है। विभोर उसे चुपके से चिढ़ाता है तो वो उसे शर्मा के थप्पड़ दिखाती है। अगला दिन छुट्टी का होता है। सब दशहरा पूजन की तैयारी में लगे होते हैं। सुधांशु अपराजिता के साथ बैठक में विधिवत पूजा करता है। पूजा के बाद अपराजिता सुधांशु को बताती है कि उसको पता है ना, नए पड़ोसी आए हैं, अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। सुधांशु ने कहा, हाँ, सामने वाले मल्होत्रा जी बता रहे थे कि उनका कुछ थोक का काम है और ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। एक बेटा है जो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। अपराजिता ने कहा, अच्छा, देखने में तो नहीं लगता है इतना बड़ा है, चलो आज उनके घर भी प्रसाद दे आती हूँ। नए पड़ोसी के घर जा करके अपराजिता दरवाज़ा नॉक करती है तो वो लड़का ही दरवाज़ा खोलता है और उसे देख के कहता है, अरे अंदर आइए ना आंटी। मुड़ के माँ से कहता है कि मम्मी अपराजिता आंटी आई हैं। ये सुन करके अपराजिता बहुत खुश हो जाती है कि उसे उसका नाम भी पता है। उसकी मम्मी एक बहुत ही सीधी साधी लेडी होती हैं और वो सत्कार के साथ उसे बैठाती हैं। अपराजिता उन्हें प्रसाद देती है और अपने घर आने को भी कहती है। वो भी उसे अच्छे से जरूर आने को बोल के अंदर चाय बनाने चली जाती हैं। अपराजिता के मना करने पर भी वो उसे जाने नहीं देती। उनका बेटा बहुत ही सभ्य और सौम्य होता है। वो लोग जयपुर से वहां शिफ्ट हुए होते हैं। किसी के खांसने की आवाज़ सुन के अपराजिता पूछती है तो वो लड़का उसे बताता है कि वो उसकी दादी हैं जो थोड़ी बीमार हैं। ये सुन के वो अंदर उनके पैर छूने जाती है। लता जी पड़ोसन वही चाय लेके आ जाती हैं और वो तीनों वहीं बैठ के बातें करती हैं। छुट्टी का दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन अपराजिता का रोज रोज बाहर जाना उसकी सास को बहुत अखर रहा होता है। वो सोचती है कि कैसे इसका जाना बंद कराएं। आज क्लास में अपराजिता बच्चों को सैंडविच बनाना बता रही थी। उनमें खुद ट्राई करने को कहते तो शिल्पा जी उसके पास आके बैठ जाती। वो दोनों साथ में चाय पीती। दोनों अपने बच्चों की बातें बता करके हंस रही होती। अपराजिता से बात करके उन्हें पता चलता कि इसकी बहुत ही जल्दी शादी हो गई और फिर इसलिए बच्चे बड़े बड़े हैं और वो उन्हें अपने नए पड़ोसी के बारे में भी बताती है। अब वो उनसे बहुत खुल चुकी होती है। एक तो इतने दिन से वो रोज उसे छोड़ती है और फिर अक्सर साथ में क्लास के बीच चाय पीने भी आ जाती है। वो उससे कहती है कि एक बात बोलूं अपराजिता, तुम बहुत जल्दी सब पे विश्वास कर लेती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमेशा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो वो बात उसकी पड़ोस वाली भाभी जी पर रही थी, पर अचानक उसे अपनी सास की कही बात भी याद आ जाती है। वो सोचती है कि चलो फिर कभी पूछूंगी उनसे इस बारे में। एक दिन विभोर कोचिंग के टाइम पे जिया को किसी की बाइक पे जाते देखता है।
हेलमेट लगे होने की वजह से वो उसकी शक्ल तो नहीं देख पाता, पर जैसे ही जिया घर आती है तो फौरन उससे ये पूछता है। जिया हकलाते हुए उसे बताती है कि वो श्रुति उसकी सहेली के भैया थे और आज उसकी कोचिंग में थोड़ा तबीयत खराब थी, इसलिए वो पहले ही उसे छोड़ने आ गए। विभोर को उसकी बात पे कुछ यकीन तो नहीं है, फिर भी वो उससे उस समय कुछ नहीं कहता। जतिन को अपना सामान पैक करता देख करके अपराजिता उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसे 3 महीने के लिए गुड़गांव जाना है ट्रेनिंग पे। अपराजिता, पर तेरे पापा? जतिन ने कहा, वो तो खुद डायरेक्टर से बात करके आए हैं। अपराजिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरे लिए ऐसा सामान बना दूंगी जो तू जब चाहे खा सके। उसको उदास देख के जाते जतिन पीछे से उससे लिपट जाता है। जतिन ने कहा, मम्मी बहुत याद आएगी ना आपको मेरी? मुझे भी, और सबसे ज्यादा तो आपके हाथ के खाने को मिस करूंगा मैं। अपराजिता ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन रोज फोन पे बात करना मुझसे। वो भी ठीक है कह के चला जाता है। उसे स्टेशन छोड़ने सुधांशु, जिया और विभोर जाते हैं। रात में बिस्तर पे उसे जागते देख अपराजिता पूछती है, जानती हूँ जी, आपका उसके बगैर मन नहीं लगेगा। सुधांशु, हाँ अपराजिता, उसे कभी ऐसे अकेले कहीं भेजा नहीं है, पर कुछ करना है तो बाहर तो निकलना ही पड़ता है। अपराजिता ने कहा, अच्छा और कौन कौन जा रहा है उसके साथ? सुधांशु ने कहा, उसके कुछ दोस्त हैं, लड़के लड़कियां, कुल 12 बच्चे गुड़गांव जा रहे हैं। अपराजिता ने कहा, अच्छा रुचि, वैभव भी होंगे साथ तो अच्छा है, रुचि बहुत ध्यान रखेगी उसका। सुधांशु ने हैरानी से कहा, रुचि कौन है, तुम जानती हो उसे? अपराजिता ने कहा, कैसे नहीं जानूंगी, माँ जो हूँ। अपने परिवार की सब बातों का ध्यान रखने के साथ साथ मैं उनकी पसंद नापसंद तो जानती ही हूँ। सुधांशु हड़बड़ाते हुए, अच्छा और किस किस के बारे में जानती हो? सुधांशु ने सुन के हड़बड़ा गया कि अपराजिता को घर में सब के बारे में पूरी खबर रहती है। उसके ये पूछने पे कि और किस किस के बारे में क्या जानती हो, अपराजिता मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। आज ना जाने क्यों सुधांशी को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। जतिन के जाने के बाद जैसे अपराजिता और घर के सभी सदस्यों का मन ही नहीं लग रहा था। सब शाम होते ही उसके फोन का इंतजार करने लगते थे। उधर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपराजिता के बच्चों से नजदीकी बढ़ती जा रही थी। बच्चे उसे दीदी माँ कहने लगे थे। एक दिन अपराजिता ने बच्चों से पूछा कि क्यों तुम लोग स्कूल भी जाते हो? तो 2-3 बच्चों को छोड़ के सब ने ही कहा कि वो एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। जो 2-3 बच्चे नहीं जाते थे उनमें एक सूरज भी था, जिसको अपराजिता ने पिटने से बचाया था। वो सब बच्चे पढ़ नहीं पाए और कहीं ना कहीं काम करते, कोई गैराज में तो कोई ढाबे पे। ये सुन के अपराजिता को बहुत दुख हुआ। शाम को जब वो घर पहुंची तो विभोर और जिया किसी बात पे आपस में बहुत लड़ रहे थे। जिया ने कहा, खबरदार जो तूने किसी से कुछ भी कहा, सोच लेना तू फिर। विभोर, अरे जा जा काम कर अपना। अपराजिता को जब आया देख करके विभोर उसकी तरफ मुड़ा तो अपराजिता को गुस्से में घूरते देख के वो बोला, मम्मी आपको पता है ये? अपराजिता ने कहा, चुप करो तुम दोनों, इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ते हो, शर्म नहीं आती? विभोर ने कहा, लेकिन मम्मी। अपराजिता ने कहा ना एकदम चुप। तुम दोनों जानते भी हो बाकी और बच्चे किस तरह का जीवन जीने को मजबूर हैं। वो रात में काम करते हैं और दिन में पढ़ते हैं। कोई उनके सर पे प्यार से हाथ फेरने वाला भी नहीं है, मगर तुम लोगों को हर चीज आसानी से मिल जाती है तो कुछ समझते ही नहीं हो। जिया तो विभोर को देख करके मुस्कुराती हुई वहां से चली गई, लेकिन विभोर अपराजिता के पास जाके उसके चेहरे को प्यार से पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ मम्मी, कुछ प्रॉब्लम है? वो उसे कुछ नहीं बताती और प्यार से उसके माथे को चूमती है। अपराजिता ने कहा, बेटा बहन है, मत लड़ा कर। एक दिन जब अपने दूसरे घर चली जाएगी ना, तब देखना कितना याद करेगा। विभोर फिर से गुस्सा होते हुए, बिल्कुल याद नहीं करूंगा इसे मैं मम्मी। जैसे आपकी जल्दी शादी हुई थी ना, वैसे इसकी भी जल्दी करा दो। जिया जो पीछे से ये सुन रही थी फिर कूद के आ गई। अच्छा मेरे पापा कोई नाना जी की तरह गरीब या अनपढ़ थोड़े ना हैं कि जल्दी बल्दी मम्मी को
अच्छा घर देखते ही निपटा दिया, अपने पैरों पे खड़ी होऊंगी मैं। अपराजिता को ये सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो फटाफट पहुंच के मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ और क्या, इसके पापा ऐसे ही थोड़े ना कर देंगे इसकी शादी। विभोर ने कहा, देखा मम्मी, ये तो आपको भी नहीं छोड़ती, सच में बहुत सर चढ़ा रखा है इसे, देखना दादी जैसी सास मिलेगी इसे। वो ये सुन के उसे मारने लग जाती है और अपराजिता फिर दोनों को अलग अलग करके किचन में चली जाती है। सुधांशु की गाड़ी का हॉर्न सुन करके अपराजिता फट से उसके हाथ से उसका बैग लेने पहुंच जाती है। आज सुधांशु बहुत थका हुआ लग रहा होता है, तो वो उससे कहती है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सुधांशु ने कहा, थोड़ी कड़क बनाना अपराजिता, आज सर दर्द से फटा जा रहा है। अपराजिता जल्दी से जाके चाय बना लाती है और उसका सर हल्के हल्के दबाने लग जाती है। तभी जिया वहां पहुंच करके कहती है कि पापा मुझे थोड़े पैसे चाहिए, वो 500। सुधांशु कुछ बोलता उससे पहले ही अपराजिता बोल पड़ती है, मेरे पर्स में 2000 रुपया रखे हैं, उसमें से निकाल लो। सुधांशु का फोन बजता है, वो देखती है कि उसके एक दोस्त का होता है। वो फौरन उठा के कहती है, खम्मा घड़ी भाई साहब, अच्छा और सुनाइए। हाँ ये तो आज जल्दी सो गए हैं, काफी थके हुए थे। ठीक है मैं बता दूंगी। उसके फोन रखते ही सुधांशु आंखें बंद किए ही अपराजिता से पूछता है, क्या कह रहा था विनोद? अपराजिता ने कहा, उनकी बहन की शादी तय हो गई है, यही बताने को फोन किए थे। सुधांशु ने कहा, हाँ जतिन से कोई बात हुई? अपराजिता ने कहा, हाँ आज काफी मस्ती की उन लोगों ने, खुश हैं वहाँ। सुधांशु ने कहा, अच्छा और ये विभोर कहाँ है? अपराजिता ने कहा, पढ़ रहा होगा अपने कमरे में। क्यों, कुछ काम था उससे? सुधांशु ने कहा, नहीं उसका जन्मदिन आ रहा है तो पूछो क्या लेगा। अपराजिता ने कहा, अरे उसे तो जो भी दिला दो ले लेता है, तो उसमें क्या पूछना। वो ये बात अंदर से झांक करके विभोर को देख के कहती है, जो पापा के मुंह से अपना नाम सुन के मुंह खोले देख रहा होता है। सुधांशु, अरे नहीं बड़ा हो गया है अब तो उसकी पसंद पूछ ही लिया करो। अपराजिता को ये सुन के बहुत खुशी होती है और वो कहती है, सबके सामने डांटते रहते हो उसे, पर कितना ख्याल रहता है ना आपको उसका भी। सुधांशु ने कहा, बाप हूं ना, प्यार तो हर बच्चे से ही होगा। आज ये सुन के विभोर की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बाद में अपराजिता को गोद में उठा लेता है और खूब डांस करता है। ये देख के अपराजिता को भी बहुत खुशी होती है। ससुर जो मंदिर हो करके आ रहे होते हैं, सुधांशु और अपराजिता को देख के कहते हैं, क्या बात है, एक ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी और एक घर में। अगले दिन सुबह अपराजिता वॉशरूम में होती है तो बाहर की घंटे बजती है। उसके वॉशरूम से आने पर उसकी सास उसे बताती है कि वो पड़ोस वाली आई थी, अपने घर में पूजा रखी है उसने, तो शाम को सबको चलना है और खाना भी वही है, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। अपराजिता ने कहा, जी माँ जी, और कुछ भी कह रही थी क्या वो? सास ने कहा, हाँ पूछ रही थी आपकी कामकाजी बहू है या चली गई। ससुर सास को इशारे से चुप रहने को कहते हैं। ससुर ने कहा, क्या बात बात में ताना मारना नहीं भूलती बहू को, कभी तो रहने दिया करो। सास ने कहा, ऐसे कैसे रहने दूं, वैसे भी परेशानी है क्या मैडम को यहाँ, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना आलीशान घर, हर सुख सुविधा और इतना अच्छा पति। ससुर ने दबी आवाज में कहा, हाँ और इतनी अच्छी सास। सास ने कहा, हूँ। अच्छा तो ये सब दिया हुआ किसका है? मैं अगर रिश्ते के लिए हाँ ना बोलती, वो तो सोचा कि गरीब परिवार की लड़की है, थोड़ा दब के रहेगी। सास बाहर आए किसी से बात करने लग जाती हैं तो ससुर अपराजिता से कहते हैं, देख बेटी, तेरी सास जो मुंह में आए बोलती रहती है, लेकिन मैं उनकी तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ। अपराजिता ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं बाबूजी, अब इतने साल हो गए, मायके से ज्यादा तो यहाँ टाइम कटा है, तो क्या जानती नहीं हूँ मैं? और जो भी हो माँ जी कुछ भी बोले, पर दिल की तो बहुत अच्छी हैं, और जो उन्होंने कहा है वो भी तो कुछ गलत नहीं कहा है। ससुर ने कहा, धन्य है तू बेटी, ईश्वर तुझे सब खुशियां दे। स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं तो अपराजिता उन्हें खाना दे करके तैयार होने चली जाती है और कहती है, देखो दादी को ज्यादा तंग मत करना। शाम को सुधांशु को ऑफिस से देर हो रही होती है तो वो घर फोन करके कह देता है कि आप सब लोग निकल जाओ, मैं फिर कभी
आ जाऊंगा। सब पड़ोस वाले घर जाते हैं, क्या आलीशान तरीके से सब सजा हुआ होता है। लता जी अपराजिता को अपने पूरे परिवार से मिलवाती हैं और उसके सास ससुर के भी पैर छूती हैं। बेटा भी बच्चों से खूब घुल मिल जाता है। उनके हस्बैंड सुधांशु को पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए, फिर पता लगने पर कहते हैं चलो किसी दिन फुर्सत में मिलेंगे उनसे। सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। घर आकर के सब एक दूसरे से नई फैमिली की बहुत तारीफ करते हैं। सास ने कहा देखा कैसी होती हैं औरतें, हर काम कितने अच्छे से संभाला हुआ है और स्वभाव भी कितना अच्छा है। अपराजिता ने हंसते हुए कहा जी माँ जी। विभोर भी मम्मी को बताता है कि मम्मी पता है बिहान भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपना रूम वगैरह भी दिखाया। जिया भी कहती है हाँ मम्मी, और ये भी कह रहा था कि तुम दोनों कभी भी आ जाया करो, एक दिन अपनी गाड़ी से तुम लोगों को साथ लेके घूमने चलूंगा। दादी ने कहा जिया बड़े को ऐसे नहीं बोलते हैं कि कह रहा था, बोलो भैया कह रहे थे। जिया ने मुंह बनाते हुए कहा ओफ दादी, आप हर किसी से रिश्ता क्यों जोड़ने लगती हो। ये सुन के दादी गुस्सा हो जाती हैं तो अपराजिता उनसे कहती है छोड़िए ना माँ जी, ये आजकल के बच्चे ज्यादा रिश्ते नहीं समझते हैं। सुधांशु भी आ जाता है तो अपराजिता घड़ी देखते हुए कहती है आज बहुत देर हो गई आपको, 11:30 बज रहा है, खाना खा लिया आपने या कुछ बना दूं। सुधांशु ने कहा नहीं मैंने ऑफिस में ही मंगवा लिया था, हाँ 1 कप चाय बना लाओ। अपराजिता ने कहा जी अभी लाई। चाय ला के वो उनको पड़ोसी के घर के फंक्शन के बारे में बताती है कि सब बहुत अच्छा था और वो तीनों भी बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। सुधांशु ने कहा हाँ अच्छा सुनो, कल मेरी कंपनी का मालिक आ रहा है तो थोड़ा जल्दी पहुंचना है। अपराजिता ने कहा अच्छा कहाँ रहते हैं वो, आप पहले कभी मिले हैं उनसे। सुधांशु ने कहा मुंबई में, कल वो यहाँ आ रहा है। पहले मैं कभी फेस टू फेस तो नहीं मिला पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की हुई है। ज्यादा बड़ा नहीं है, मुझे लगता है मेरे बराबर या छोटा ही होगा। अपराजिता ने कहा अच्छा ऐसे कैसे। सुधांशु ने कहा वो पिता की मौत के बाद अपनी नौकरी छोड़ के पापा का बिजनेस संभाल लिया। अगले दिन सुधांशु ऑफिस पहुंचता है तो सब तैयारियां देखता है, बॉस के आने से पहले ही सब ठीक होना चाहिए। वो भैरवी से कहता है बॉस दोपहर तक आते हैं। सुधांशु जब उनसे मिलता है तो वो बहुत सीरियस होके झूठी मुस्कान के साथ उसे मिलते हैं। बॉस तो आप ही हमारी कंपनी के हेड भीलवाड़ा हैं सुधांशु जी। सुधांशु ने कहा जी। बॉस ने कहा अच्छा बहुत सुना है आपके बारे में, चलिए सबको एक एक करके बुलाइए। वो सबसे मिलाता है, उसका स्वभाव थोड़ा कड़क होता है। ये सब एक दूसरे से कह रहे होते हैं। भैरवी को तो वो एक आध बार डांट भी देता है। बॉस ने कहा क्या मिस भैरवी, आपको कई बार बताना पड़ता है तब आप समझ पाती हैं। अब वो शाम तक सब फाइल्स चेक कर रहा होता है तो सुधांशु 2-3 लोगों को बुला के कहता है सुनो मुझे लगता है हमें सर का डिनर का इंतजाम भी कर लेना चाहिए। भैरवी तुम जा करके पूछो कि सर डिनर में क्या लेंगे। भैरवी मुंह तिरछा करके जाती है क्योंकि उसको तो वो पहले से ही खड़ूस लगता है। वो सोचती है कि आखिर इतना हैंडसम है और उम्र भी इतनी नहीं है फिर भी इतना खड़ूस है। आजकल पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझ पे ध्यान ही ना दिया हो, पर यह है कि तब से डांटे ही जा रहा है। कुछ तो करना हो भैरवी, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे भी शर्मा जी बता रहे थे कि ये कुछ दिन यहीं रुकने वाला है। भैरवी ये सोच ही रही थी कि सुधांशु उसे देखते हुए कहता है भैरवी कहाँ ध्यान है तुम्हारा, जाओ और जाके पूछो सर से। भैरवी जल्दी से उसके चैम्बर में जाती है। भैरवी ने कहा सर आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे। बॉस ने कहा ऐसा कीजिए मेरे लिए सूप और एक रेड पास्ता मंगवा लीजिएगा और बाकी सबसे पूछ के भी ऑर्डर कर दीजिए। भैरवी वहां से चली जाती है और सुधांशु थोड़ी देर बाद टेरेस पे जाता है तो देखता है कि बॉस के हाथ में बियर का ग्लास होता है। वो बाहर देखते हुए सोच रहे होते हैं और शांति से पी रहे होते हैं। सुधांशु वापस आ जाता है। खन्ना जी सुधांशु से कहते हैं कि शायद सर को ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है, जब से आए हैं सिर्फ काम ही काम की बातें कर रहे हैं। सुधांशु ने कहा हाँ वैसे ये भी मानना पड़ेगा कि एक्सपर्ट हैं, हर चीज की नॉलेज है उन्हें। ऐसे 2-3 दिन निकल जाते हैं। बॉस किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, बस काम से ही बुलाता है हर किसी को। सुधांशु को ज्यादा बुलाता है क्योंकि वो यहाँ का हेड होता है और सारी जानकारी उसी को होती है। आज संडे
का दिन होता है। सुधांशु, अपराजिता और जिया को लेकर के मार्केट जाता है। सुधांशु ने कहा, देखो तुम लोग खरीद लो जो लेना है, मैं तुम लोगों को यहीं मिलूंगा, घड़ी से आधा घंटा देख के आ जाना। वो दोनों खरीदारी करने निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद जिया पॉपकॉर्न खाती हुई पापा के पास आ जाती है और बताती है कि मम्मी दुकानदार से बार्गेनिंग में लगी हैं, आ जाएंगी। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुंह बनाते हैं। सुधांशु जिया को बहुत प्यार करता है और उसकी कही हर बात पूरा करता है। तभी वो देखता है कि उसके बॉस की गाड़ी वहीं आके रुकती है और वो उसे एटीएम की तरफ जाते देखता है। वो वहां से वापस आ रहा होता है, तभी उसकी नजर सुधांशु पे पड़ती है तो उसकी तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ अपराजिता भी हाथ में बैग्स लिए वापस आ रही होती है। वो ये देख के सोच में पड़ जाता है कि हे भगवान, अगर ये इसके सामने ही आ गई तो इससे भी मिलवाना पड़ेगा बॉस को, आज तो बुरे फंसे। वो जिया को हल्के से एक तरफ समझाने ले जाता है, लेकिन तब तक बॉस पास ही आ जाता है और उधर से अपराजिता भी। अपराजिता ने कहा, ये देखिए जिया के पापा, मैं कितना सामान ले आई हूँ। सुधांशु ने कहा, हाँ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अपराजिता। सुधांशु देखता है कि उसका बॉस अपराजिता को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। अपराजिता पीछे पलटते हुए कहती है, अरे चेतन, तू? उन दोनों को देख के लगता है जैसे बहुत अच्छे से जानते हो एक दूसरे को। सुधांशु उसको बताने ही जा रहा होता है कि अपराजिता, ये मेरे बॉस हैं, लेकिन तब तक अपराजिता बोल पड़ती है, अरे जिया के पापा देखिए, ये चेतन मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था और हमारे घर के पास ही रहता था। ये सुन के सुधांशु भी उससे कहता है, अपराजिता, यही तो मेरे बॉस हैं। बॉस? क्या बात है अपराजिता, सुना था दुनिया गोल है, आज देख भी लिया। अपराजिता ने कहा, अच्छा सुनो, हमारा घर पास में ही है तो चलो ना। बॉस ने कहा, ठीक है, रुको मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तुम लोगों के पीछे ही चलूंगा। सुधांशु हैरत में पड़ जाता है कि एकदम बेवकूफ ही है ये अपराजिता। वो गाड़ी में बैठ के कहता है, क्या जरूरत थी मेरे घर को चलने के लिए इनविटेशन देने की, जानती भी हो हर चीज को लेके कितना सनकी है। अब ये सुन के अपराजिता डर जाती है, फिर धीरे से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।